हाई कॉस्ट शेड्स के बाद अब बारी आती है लो कॉस्ट शेड की। जो कन्वेंशनल शेड्स होते हैं, जो ट्रेडिशनल परंपरागत जो आवास होता है डेयरी फार्म्स में, जो डेयरी पशुओं के लिए हम आवास बनाते हैं, हाउसिंग करते हैं, उसके बारे में अब इसमें हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो नोट्स इसका शेयर किया गया है लो कॉस्ट हाउसिंग का, जो सबसे बढ़िया तरीका होता है जेनेटिक पोटेंशियल को यूटिलाइज़ करने का डेयरी काउस के, उसमें हमें उसे एक आइडियल एनवायरनमेंट देना होता है। और इस बात पे ज़ोर दिया जाता है कि हमारा पशु एक कंफर्ट ज़ोन में रहे, उसे वो आरामदेह स्थिति में रहे और उसकी हेल्थ बनी रहे और वो अच्छा परफॉर्म करे, मिल्किंग प्रोडक्शन उसका अच्छा हो। अगर वो तंग होके रहेगा, वहाँ पे स्ट्रेस में रहेगा, तो उसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाएगा। आजकल के ज़माने में एनिमल वेलफेयर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी है। और एनिमल वेलफेयर का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि उसकी फीडिंग हम करें, एनिमल का ध्यान रखें, उसकी हेल्थ अच्छी रहे। इसका मतलब इससे ज़्यादा है कि एनिमल को जो भी नीड्स हैं, उसकी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, उनमें बैलेंस रखा जाए। ठीक है, उसे घूमने भी हमें देना है, हमें उसका कंफर्ट का भी ख्याल रखना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमें एक तभी एक अच्छा, जब हम उसके रख रखाव का, मैंने हाउसिंग का, आवास का ख्याल रखेंगे, तभी हमें एनिमल एक अच्छा प्रोडक्शन दे पाएगा। इसी में से जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है डिज़ाइनिंग का। अगर सूटेबल डेयरी हाउस हम बनाएंगे तभी उसमें फिर आगे मैनेजमेंट भी अच्छा अच्छा कर पाएंगे। अगर हमने उसका डायरेक्शन गलत कर दिया, उसे ऊंचा नीचा बना दिया, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम उसके अंदर आ गई, तो फिर वहाँ पर हमें दिक्कत आती है। तो वो डेयरी मैनेजमेंट, अगर हाउसिंग का डिज़ाइन ही गलत होगा तो आप कितना भी अच्छा मैनेजमेंट कर लें, आप अपने पशुओं को ठीक से नहीं रख पाएंगे। तो प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। हाउसिंग का प्लान करते समय हमें ये देखना होता है कि हम जो शुरुआत करने वाले हैं डेयरी फार्म की, वो कितने पशुओं से करने वाले हैं, आने वाले टाइम में उसमें यंग स्टॉक कितना होगा, काव्स कितने होंगे, बुल को रखना है कि नहीं रखना है, और आगे हमें उसका एक्सपेंशन करना भी है या नहीं करना। आज हम 10 गाय से शुरू कर रहे हैं, हो सकता है कल को वो अच्छा चलने लगे तो हमें 20 गाय 50 गाय रखनी पड़े। तो क्या हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर हमारे पास इतनी जगह है भी, तो क्या हमारे पास प्रॉपर मैन्योर डिस्पोजल या उसका जो यूरिन और वेस्ट वाटर निकलेगा उसके डिस्पोजल की हमारे पास प्रॉपर जगह है या नहीं है। तो इन सब बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। इसी वजह से लॉन्ग टर्म प्लान एक बना के चलना पड़ता है ताकि हम फ्यूचर में उसे एक्सपेंड कर सकें। टेबल दिया गया है, इस टेबल में बताया गया है कि जो एक पर्टिकुलर फार्म होता है, अगर आप मान लीजिए आपने 40 एनिमल का एक हर्ड रखा है, तो उसमें काउज़, मिल्किंग काउज़ कितनी होनी चाहिए, 16 होनी चाहिए, ड्राई काउज़ 4 होनी चाहिए, टोटल मैच्योर काउज़ 20 होनी चाहिए, है ना। और जो इसमें काफ्स और हीफर्स हैं, उनका भी एक वो रहता है कि 0 से 2 महीने के काफ एक, 3 से 4 महीने का एक काफ। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया गया है कि अगर आपके यहाँ इतने एनिमल हैं तो आपके यहाँ कम से कम इतने दूध वाले होने चाहिए, तभी आपका फार्म एक प्रॉफिटेबल उसमें चल पाएगा। तो इस टेबल को भी आप देख लें। प्लानिंग देखिए, सब अपनी रिसोर्सेज के हिसाब से अलग अलग तरीके से करते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि टाइम इज़ मनी। अगर हम समय को बचाएंगे तो ना सिर्फ हम समय को बचा रहे होते हैं, बल्कि लेबर की कॉस्ट भी बचा रहे होते हैं और लेबर की एफिशिएंसी को बढ़ा रहे होते हैं। तो हम जब भी डेयरी फार्म डिज़ाइन करें तो हमें हर एक हाउसिंग का हमें ध्यान रखना है। क्लाइमेट, वेदर का ध्यान रखना है कि मान लीजिए अगर कोस्टल एरियाज़ में हम डेयरी फार्म बना रहे हैं तो वहाँ पे आए दिन बारिश होती रहती है या ह्यूमिडिटी रहती है ना। रोड से कितना दूर है, मान लीजिए जहाँ पे हमें हमें एनिमल्स को रखना है तो उसे हमें रोड से दूर बनाना है। अगर मिल्किंग एरिया बनाना है तो उसे रोड के नज़दीक बनाना है, ताकि जो दूध लेने के लिए लोग आते हैं वो फार्म के अंदर ना जाएं, उससे बायोसिक्योरिटी इश्यूज़ आते हैं। मान लीजिए दूधिया है, अगर आपके यहाँ आपने किसी दूधिया को लगा रखा है दूध बेचने के लिए, तो वो 10 फार्म्स पे होके आता है दूध लेने के लिए। अगर वो आपके फार्म में ऐसे ही टहलता रहेगा तो वो बीमारियां लेके आ सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के हमें इसका डिज़ाइन बनाना पड़ता है। और इस चीज़ को भी हमें ओवरलुक नहीं करना चाहिए कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट जो है वो 365 24/7 का काम होता है थ्रू आउट द ईयर। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, बारिशें किस सीज़न में ज़्यादा होती हैं, धूप कब होती है, ह्यूमिडिटी का, विंड और स्नो, और इन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। और एम्फेसिस इस बात पे दिया जाता है कि एक क्लीन, ड्राई, कंफर्टेबल
स्टॉल्स उसके होने चाहिए जहाँ पर पशु खड़ा होता है। मिल्किंग एरिया का खास ध्यान रखना चाहिए कि मिल्किंग एरिया हमें अलग बनाना चाहिए, वहीं पे पशु को ले जाके दूध निकालना चाहिए। वहाँ शांत माहौल हो, साफ़ सुथरा हो, चाहे मशीन से निकाल रहे हैं या हैंड मिल्किंग कर रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और फीड रैक, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो उसकी नांद होती है जहाँ पे पशु चारा या दाना खाता है, उसके अंदर प्रॉपर सफिशिएंट बंक स्पेस होना चाहिए हर एक मैच्योर काऊ के लिए। ये मैंने कल भी बताया था, एनिमल बिहेवियर में ये प्रॉब्लम आती है जब एनिमल प्रेग्नेंट होता है ना, और लास्ट टाइम चल रहा होता है, तो वो थोड़ा सा शाई हो जाता है, वो थोड़ा शर्माता है, उसे और काउज डोमिनेट करने लगती हैं, उसे ठीक से खाने नहीं देती हैं। तो उस टाइम में अगर हम उसे प्रॉपरली नहीं वो खा पा रहा है ग्रुप के अंदर, तो प्रॉब्लम आती है। तो इसी वजह से हमें सफिशिएंट बंक स्पेस देना पड़ता है उन एनिमल्स को। तो कितना कितना होता है ये हम आगे डेटा देखेंगे। मैन्योर हैंडलिंग, जैसा पहले बताया कि मैन्योर हैंडलिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम मैन्योर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो वो एक हमारे लिए सरदर्द बन जाता है। गोबर हम कहाँ इकट्ठा करेंगे, वो गीला हो रहा है, कीचड़ हो रही है, गंदा भी कर रहा है और ज़मीन को भी अगर ख़राब कर रहा है वो, तो उसके लिए भी हमें प्लानिंग में अलग जगह रखनी होती है। पशुओं के लिए पानी का इंतज़ाम बहुत अच्छा होना चाहिए, हमेशा फ्रेश और अच्छी क्वालिटी का साफ़ ठंडा पानी उनके लिए हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे पहली ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे कि एक पशु लगभग एक दिन में 60 लीटर तक पानी पी जाता है ना, तो वो पानी उसे सिर्फ 60 लीटर ना सिर्फ पीने के लिए चाहिए होता है, उसके धोने के लिए, जिस जगह पे वो बैठ रहा है वहाँ साफ़ सफाई करने के लिए, इक्विपमेंट्स धोने के लिए, तो हर चीज़ के लिए हमें पानी चाहिए होता है। तो ऐसा भी ना हो कि वो मतलब सारा का सारा हमेशा गीला रहे और कीचड़ रहे, जिससे पशु के मतलब शरीर पे मिट्टी लगे, कीचड़ लगे, और वो फिर बीमार हो, मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम्स आएँ। और ऐसा भी ना हो कि उससे फिर पानी की कमी होने लगे। तो पानी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। दूसरा ये होता है कि अगर पशु बीमार होते हैं तो उनका इलाज उस जगह नहीं किया जाता है जहाँ पर और पशु होते हैं। एक तो बीमारी फैलने का खतरा रहता है, दूसरा पशुओं में एक स्ट्रेस क्रिएट होता है। आप बीटाडीन लगा रहे हैं, आप कोई और टॉपिक की ओर स्प्रे कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेस क्रिएट करता है दूसरे एनिमल जब उसे स्मेल करते हैं तो, ठीक है, वो उस एनिमल से दूर रहने लगेंगे। मतलब वो एक मतलब क्योंकि ये एनिमल बिहेवियरल वो है कि अगर उन्हें स्मेल आएगी उस एनिमल के अंदर से, तो उसे मार्क कर देंगे। जैसे डॉगीज़ होते हैं, वो क्या करते हैं कि हर जगह अपनी मार्किंग लगाते फिरते हैं, किसी गाड़ी पे, कहीं खंबे पे, उस जगह पे। तो इसी तरीके से एनिमल भी मार्क कर देते हैं एक दूसरे को, तो वहाँ पर उसका इलाज आप ना करें, उसके लिए एक अलग जगह बनाएं या पर्दा लगा के इलाज करें जब भी हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे ख्याल से बहुत लोग इसे ओवरलुक करते हैं। एक बात और होती है, जब हम फार्म मतलब बनाते हैं, जो 2-4 गाय रखते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप 15 गाय 20 गाय रख रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक सेपरेट स्पेस बनाना पड़ता है जिसमें ड्राई काउज, प्रेग्नेंट या ब्रीडिंग हीफर्स को रखा जाता है, क्योंकि ये थोड़ी सी सोशली डाउन होती हैं, मतलब इनका सोशल स्टेटस डाउन होता है, ये घबराई भी होती हैं, एनजाइटी में होती हैं। तो और जो मिल्किंग काउज होती हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट होती हैं, वो इनके ऊपर दबाव दबाव बनाती हैं, एक डोमिनेंसी क्रिएट करती हैं। तो ऐसे अगर एनिमल्स स्ट्रेस में आएंगे तो उनकी प्रेगनेंसी पे भी फ़र्क पड़ता है और होने वाले काफ पे भी फ़र्क पड़ता है। तो इन दोनों को हमेशा हमें सेपरेट रखना चाहिए। अगर एक फार्म में जगह कम है, गाय कम है, तब भी इनके बीच की दूरी हमें बना के रखनी चाहिए। हमें महसूस नहीं होता है, लेकिन बार बार इस बात में रिसर्च हो चुकी है। तो ऐसे एनिमल्स को जो कि एडवांस प्रेगनेंसी में हैं या ब्रीडिंग हीफर्स हैं, इन्हें हमें अलग रखने का प्रोविज़न फार्म में करना चाहिए।